Good morning, everyone. First of all, congratulations to all of you for class 10th result. आप सबका क्लास 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इसी तरह अच्छा रखेंगे और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इस बार आपका वैकेशन भी बहुत लंबा रहा है और मुझे पता है आप सबका मन कर रहा है कि आप भी स्कूल आएँ, अपने दोस्तों से मिलें, स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी स्कूल आना पॉसिबल नहीं है। तो तब तक के लिए हमें घर पर ही रहकर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और जहाँ तक ज़रूरत नहीं हो घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना भी होता है किसी काम से तो आप मास्क लगा कर निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और छोटी छोटी बातों का प्रिकॉशंस का ध्यान रखते रहें जिससे हम कोविड-19 से इजीली बच सकते हैं। और मैं मधुसूदन अरोरा आपको 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट द स्टडी। ओके, आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या होता है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कितने तरह की होती है, हमारा फिजिक्स का सिलेबस क्या है, 11th-12th में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी है, कि फिजिक्स में किस किस तरह की स्टडी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मेनली फिजिक्स आर टू टाइप्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो जितने भी स्टडी हमारे पास क्या है 20th सेंचुरी के पहले की है उनको हमने क्लासीफाई कर दिया क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और जितने भी फिजिक्स में हमारे पास, क्योंकि 20th सेंचुरी में एकदम से बहुत सारे चेंजेस हुए थे, फिजिक्स में बहुत सारे इन्वेंशन एक साथ हुए थे, बहुत रिसर्चेज हुई थी। सो व्हाट इज द क्लासिकल फिजिक्स? Classical physics refers to the traditional forces that were recognized and developed before the beginning of the 20th century. 20th century से पहले के जो हमारी स्टडी है फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, जितने भी स्टडी उनको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। एंड मॉडर्न फिजिक्स रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट्स इन द फिजिक्स दैट हैव सरफेस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. 20th century बाद की जितनी भी इन्वेंशंस है, जितनी भी स्टडी है, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिराइव करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स कितने क्लासीफाई किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिक्स को हमने क्लासिकल मॉडर्न में क्लासीफाई किया। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो उसके अंदर ये ब्रांचेस आती है, मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एकॉस्टिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, रिलेटिविटी। तो इसमें से हम 10th क्लास तक इन सब में से थोड़ा थोड़ा जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबके पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं को हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, उनको ही हम डीप में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। चलिए अब हम बात करते हैं इन फिजिक्स के टाइप्स की, हम किस तरह की स्टडी करते हैं। अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन एंड इट्स कॉज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस तरह की जो स्टडी है, इस तरह की स्टडी हम करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुआ, तो टेम्परेचर हीट से रिलेटेड स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है वाइब्रेशंस एंड वेव फेनोमेना। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन मतलब पीरियोडिकल मोशन, ये हमने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन द स्ट्रिंग हमारे जो गिटार के अंदर वाइब्रेशन होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो एक पीरियोडिकल मोशन है। रिपीटेटिव मोशन होता है, पेंडुलम्स हैं, साउंड वेव्स हैं। तो ये जो सारी स्टडी होती है, ये सारी स्टडी होती है वाइब्रेशंस एंड वेव फेनोमेना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, हम लाइट से रिलेटेड स्टडी को हम पढ़ते हैं। हम फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें क्या करते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट का नेचर क्या है, लाइट से रिलेटेड फेनोमेना क्या है, तो वो हमारी होती है ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड हम जो भी हम स्टडी करते हैं वो हमारे किसके अंदर आएगा, वो हमारे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। रिलेटिविटी होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which particle moves with very high speed। हाई स्पीड के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उससे जो फेनोमेना है
तो उसको हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी के अंदर। तो इस तरह से हमारी ये फिजिक्स सारी ब्रांचेज हैं, कुछ हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, कुछ हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स भी हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, वाइब्रेशंस एंड वेव फेनोमेना ये भी हमारा 11th के सिलेबस में ही है। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये हमारे हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। और क्लास 12th में हम कुछ मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो ये सारा हम क्लास 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम क्लास 11th में हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 11 में पढ़ना है मोस्टली जो हमारा सिलेबस है क्लास 11th के अंदर, हमें मोस्टली मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। मैकेनिक्स स्टैटिक है, डायनामिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है कि जो हमारे पास लिक्विड है वो मोशन में होता है तो किस तरह के फेनोमेना होते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, तो ये सारा हमको क्लास 11 में पढ़ना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमें क्या पढ़ना है कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिक्स का स्कोप क्या क्या है। मतलब स्कोप मतलब हम बात कर सकते हैं कि फिजिक्स का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम इसे जानते हैं कि फिजिक्स का हम डेली लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत सारे फेनोमेना है जो हमारे फिजिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसका जो चैप्टर का सबसे जो मेन टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल फोर्सेज। हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेज क्या है। हमारे क्या है कुछ बेसिक फोर्सेज ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में क्या है हमेशा काम आते हैं, उनके बिना हम हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे जो लॉज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के या पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं कि पार्टिकल का इंटरेक्शन किस तरह से होगा, उसके बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी डेली लाइफ के फेनोमेना है उनमें बेसिक फोर्सेज हैं, ये सब जगह अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेज। तो हमारे पास जो होते हैं हम फिजिक्स के अंदर देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज। द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्लास 11 में भी क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और हमें क्लास 11 में भी वापस पूरा डीप में पढ़ना है। 11 में भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम वहाँ पर इस चैप्टर को वापस पढ़ेंगे, लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ फंडामेंटल फोर्स। तो हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। चलिए सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में उनके मास के कारण होता है। हम मानते हैं, चलो लेट अस कंसीडर वी हैव 2 मास पार्टिकल दैट इज m1 एंड m2 एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर हमारे पास क्या है 2 मास पार्टिकल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r है, तो उस केस में हम क्या होगा जो ग्रेविटेशन दोनों के ऊपर एक फोर्स लगेगा, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन ये मास पार्टिकल इसके ऊपर अट्रैक्शन करेगा और ये जो मास पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये दोनों मासेस हैं, इनके प्रोडक्ट्स के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड एज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो g होगा ये g हम जानते हैं g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर हम जब हम क्लास 9 में पढ़ा था तो हमारे पास 2 तरीके डिनोट आते हैं हमारे पास, स्मॉल g और कैपिटल G। तो यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सब जगह एप्लीकेबल है, सब जगह अप्लाई होते हैं।
इसलिए जितने भी यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल लॉ। सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी लॉज ऐसे हैं जिनके क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, स्क्वायर टर्म आती है, उनको हम बोलते हैं कि ये जो लॉ है ये करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके में भी क्या है, जो फॉर्मूला है इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। द नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये जो मास m1 है, ये m1 m2 की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो m2 है m1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों मास पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। हम देखते हैं कि ये इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, ये यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी काम कर सकेगा। अगर दो पार्टिकल है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो भी हम क्या कहते हैं कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन अमंग द ऑल फंडामेंटल फोर्सेज। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है। हम देखते हैं कि हमारे जो चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों फोर्सेज में से जो सबसे वीक फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेंट्रल फोर्स। हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स से क्या मतलब, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है द सच फोर्स विच एक्ट ऑन द जॉइनिंग लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये पार्टिकल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पर होगा, इस पार्टिकल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट की सेंटर है। सेंटर को अगर हम मिलाते हैं, सेंटर को मिलाते हैं, ये हमारे पास क्या आएगी, जॉइनिंग लाइन आएगी। तो इस जॉइनिंग लाइन के ऊपर ही ये फोर्स काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये इस तरफ काम करेगा, ये किसी भी और डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को मिलाने की जो जॉइनिंग लाइन है उसी लाइन के ऊपर ही एक्ट करेगा। इसका मतलब ये अगर अट्रैक्ट होगा तो ये मास पार्टिकल इस जॉइनिंग लाइन के ऊपर होता हुआ इसके पास आएगा। अगर ये अट्रैक्ट होकर इसके पास जाता है तो हम कहेंगे ये इस जॉइनिंग लाइन के ऊपर ही क्या होता है, इसके पास आएगा। इसका मतलब ऐसे फोर्सेज जो क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स के सेंटर को जॉइनिंग लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, सेंट्रल फोर्स। तो आज हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो रिमेनिंग 3 फंडामेंटल फोर्सेस है उनके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तब तक के लिए